शायकीन को असल इंतजार है वो है 23 फरवरी का। आपका अपना एक जो होमवर्क था वो नजर नहीं आया। हमें ट्रैफिक पुलिस को भी इक्विप्ड करना चाहिए। कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा वेट बढ़ रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप दाल चम्मच से साथ खाएं। स्टार्ट में मेरे फादर ने ही मुझे कॉल स्टार्ट करवाई थी। मैं खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी कि जो भी पंगा लेगा अब तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। शायकीन कौमी टीम से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और शाहीन इवेंट से पहले ही होम ग्राउंड पे सह फरीकी सीरीज के पहले इम्तिहान में नाकाम हो बैठे हैं। दूसरों के लिए बचाया स्पिन का जाल कौमी टीम के लिए बन गया वबाल। टीम मैनेजमेंट को जल्द ही कुछ नया सोचना होगा। कराची में दिन के औकात में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक को रात 11 के बाद ही एंट्री मिलेगी। कचरा उठाने का काम भी नाइट शिफ्ट तक महदूद। ड्राइवर्स के फिजिकल चेक लाजमी। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर चालान। व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम भी शुरू। सुनने में सारे कवानीन बहुत अच्छे हैं, बशर्ते इन पर अमल भी हो। इसराइल हमास में अमन मुआहिदा भी टेंशन कम ना कर सका। नेतन्याहू के सऊदी अरब में फलस्तीन बसाने के बयान पर सऊदी अरब का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्रंप भी गजा खरीदने के बयान पर कायम। अरब लीग का हंगामी इजलास भी तलब। हालात संभलने के बजाय मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। नाजुक इंतजाम पर सख्त जान। राबिया नूर बन गई फखरे पाकिस्तान। अजरबैजान में MMA चैंपियनशिप जीतने वाली पाकिस्तानी खातून फाइटर आज दुनिया बोल है में बनेंगी हमारी मेहमान। और पाकिस्तानी गोल्फर साद अवी देश के बाद प्रदेश में कामयाबी के झंडे गाड़ने को तैयार। बस 2.5 माह का इंतजार। अप्रैल में एशियन फॉल सीरीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बासलाहियत गोल्फर से होगी आज मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बोल न्यूज। दुनिया बोल है आपका फेवरेट प्रोग्राम। सोनिया सुंदस आपके सामने और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हाँ, क्रिकेट के हवाले से वीकेंड इतना अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि पाकिस्तान के जिससे बहुत हाई होप्स थी। शुरुआत हुई गद्दाफी स्टेडियम से और गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान वो नहीं कर सका जिसकी उससे उम्मीद थी। बाय द वे आज दूसरा मैच भी है ट्राई सीरीज़ का और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। अब से 26 मिनट बाद ये मैच शुरू होगा और जीत लिया है टॉस न्यूजीलैंड ने और न्यूजीलैंड जो है उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो चलें इस मैच के तो बात करेंगे ही, लेकिन हम दोबारा से अगर बात की जाए क्रिकेट की और आगाज़ ही हम इससे कर रहे हैं कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ में क्या करने जा रहा है और ट्राई सीरीज में जो करेगा उसका बिल्ड अप बनेगा टू द चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इन दिनों क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है। जो शायकीन को असल इंतजार है वो है 23 फरवरी का, जिस दिन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कुछ शायकीन ने क्रिकेट इस मैच को पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पर भारी करार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत खेलते हैं, क्रिकेट टीम्स आमने सामने होती हैं, ये मुकाबला खेल से बढ़कर कुछ और ही बन जाता है। और इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने भी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। अगर आपने देखा हो वीकेंड पे, आपने तो ज़रूर देखा होगा उसे। द ग्रेटेस्ट राइवलरी, उन्होंने यही उसमें समझाने की कोशिश की है। वैसे हमें तो जो उन्होंने समझाने की कोशिश की पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं। जिसमें जो मेरा पर्सनल रिव्यू है दैट इज़ शुरू के 3 से 4 मिनट अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया क्रिकेट ही है जो कुछ है। और ये स्टार्ट करते हैं विराट कोहली ने जो 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ को, उससे इसका आगाज़ होता है। उसके बाद फिर बिल्डअप होता है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स बिकॉज इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस। जो इनकी खातून एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी इंडियन हैं, जो प्रोड्यूसर है वो भी इंडियन हैं। तो अब जाहिर सी बात है पलड़ा तो इंडिया का ही भारी रहना था। कोई ज़्यादा दिखाना था उन्होंने, और जैसे वो हमेशा करते ही हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को ऊपर हाई फाई दिखाना। अच्छा, प्लस इसमें ये भी है कि अब इसमें जो इन्होंने एक तो राइवलरी दिखाने की कोशिश की, इट वाज अगेन द पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की और उन्होंने फोकस किया 2004 की उस मेमोरेबल सीरीज़ को। आप सबको याद होगा किस तरीके से इंडिया आया और उन्होंने फोकस अगेन 2004 की सीरीज़ को किया। इससे क़तः नज़र कि वो बहुत सालों बाद ये सीरीज़ हो रही थी, आई मीन 10-11 सालों बाद इंडिया पाकिस्तान आ रहा था। उसके बाद उन्होंने 2005 की सीरीज़ को फोकस नहीं किया जिसमें पाकिस्तान जाके जीता था वहाँ पे। उन्होंने 2004 की सीरीज़ को फोकस किया, उसकी पूरी उन्होंने फिल्म बनाई किस तरह इंडिया पहला मैच जीत गया और फिर पाकिस्तान 2 जीत गया और उसके बाद क्लाइमैक्स में उन्होंने इंडिया को हीरो दिखाना तो उन्होंने इंडिया को हीरो दिखा दिया। वो भी दिखाया और साथ में सियासी अमल दखल भी दिखाने की कोशिश की है ना, लाइक सियासी उन्होंने उसको ये कनेक्ट किया कि अगर सियासी मामला ठीक हो जाएंगे या दोबारा पाकिस्तान आ जाएगा
तो लेकिन वो तो अभी नहीं आ रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का आना। अब इसमें एक चीज़ है वो ये कि इस तरह की चीज़ अगर आ रही है तो क्या हम आगे उम्मीद लगा के रखें कि क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट रिजम्पशन होने जा रही है इन ईच कंट्रीज़, क्योंकि एक गैप होता है 10-10 12-12 साल के गैप के बाद वो दोबारा चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें दिखाई गई है तमाम तर चीज़ों से, एक क्रिकेट फ़ैन की कतई नज़र सबसे अच्छी चीज़ दिखाई गई है वो ये कि जब इंडिया आया था पाकिस्तान, बहुत सारे लोग 50,000 लोग मोनाबाव से आए थे, 50,000 लोग जो हैं वो जहाज़ से और ट्रेन से बस से सफ़र करके आए थे। तो लोगों के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो बने थे, लोग एक दूसरे से गले मिले थे, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई थी। सो लेट्स होप एंड लेट्स सी कि जी अगर दोबारा से क्रिकेट रिज्यूम होती है तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी चली रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो सह अफ्रीकी सीरीज़ जारी हैं और मुल्क भर में क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। पहले ही साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से कौमी स्क्वाड पर तनकीद का सिलसिला जारी था, मगर अब जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखने को मिली है तो उन्होंने भी कौमी खिलाड़ियों समेत सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठा लिए हैं। भाई अब ये जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है इसका पहला मैच हुआ और सिवाय फ़खर जमान के मैं कोई नाम ले भी नहीं सकता कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया। ऑल्दो के पाकिस्तान के हाथ में था मैच काफ़ी टाइम तक। जब हम बॉलिंग की बात करें तो शुरुआत पाकिस्तान की ठीक रही, 2 खिलाड़ी आउट किए, फिर उनको ऑब्वियसली जो पक्के बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के वो उनको टकरा गए। लेकिन आप मैच का पासा पलटा कीवीज़ ने आखिरी 5 ओवर में। इसका एक चीज़ ये भी देखना है कि हारिस स्ट्राउक जो थे वो अपना कोटा पूरा नहीं कर सके, उनको जाना पड़ा। हारिस स्ट्राउक वॉज द बेसिकली पिक ऑफ द बॉलर जो 6.2 या 3 ओवर्स उन्होंने कराए। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग, आई मीन समझ से कुछ चीज़ें बालातर हैं कि हम जो है वो किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सो सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो पहला मैच हुआ है पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, कहाँ वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ हमने की, लेकिन वो कहाँ 2 से 3 जगह थे जहाँ पे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हमारे लिए? देखिए, टीम सिलेक्शन में ही कुछ गलतियां हुई पाकिस्तान से। जब सामने नज़र आ रहा था कि विकेट स्लो होगी और मज़ीद स्लो होती चली जाएगी, तो पाकिस्तान को वहाँ पे एक और स्पिनर रखना चाहिए था। और अबरार अहमद जो है वो इतने तजर्बाकार स्पिनर नहीं है, उनकी जगह कोई अच्छे स्पिनर होते तो शायद हो सकता है कि कुछ फ़र्क डाल सकते थे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे वो ऐसे खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड होम सीरीज़ खेल रही है और हम गेस्ट हैं वहाँ पे। हम इतने बौखलाए हुए थे, इतने नर्वस थे, कंफ्यूज थे, बैटिंग में भी बॉलिंग में बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपका अपना एक जो होमवर्क था वो नज़र नहीं आया। क्रिकेट में होमवर्क बड़ी अहम चीज़ होती है, प्लान ए और बी होते हैं। जब ग्लेन फिलिप्स आखिरी 10 ओवर में उसने जो है 84 रन्स किए हैं, तो उस वक्त रिजवान को चाहिए था कि बॉलिंग में जल्दी जल्दी चेंजेस लाते। कुछ वैरायटी नज़र नहीं आई बॉलर्स की जानिब से। हमें हमेशा डेप्थ ओवर में वैरायटी देखने को मिलती है दूसरे जितने भी बड़े बॉलर्स हैं, ताकि बैट्समैन की जो है टाइमिंग उसको डिस्टर्ब किया जा सके। तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। बॉलर्स एक ही जगह बॉल करते रहे, उसने एक ही जगह खड़े होकर मारता रहा। तो 2-3 चीज़ें जो है बड़ी अहम थी। होमवर्क नहीं था, प्लान ए और बी नहीं थे, और दूसरी बात यह है कि हमारे बैट्समैन जो थे वो घबराए हुए थे। उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों थे। ये 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, और उसमें चलें ज़रा हम आपने बैटिंग की बात कर ही ली तो हम ज़रा पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। डू यू सी एनी कंसोलिडेटेड बैट्समैन इन मिडिल ऑर्डर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मिडिल ऑर्डर के साथ, क्योंकि हैदर साहब बेंच स्ट्रेंथ तो तकरीबन यही है ना, अब इसके अलावा और तो कोई प्लेयर है नहीं हमारे पास, हम और किसको ही डाल लेंगे? सऊद शकील एक हैं जिनको हम डाल सकते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत थी कंसोलिडेशन की हम कर सकते थे। अगर थोड़ा सा मैच डीप लेके जाते तो कुछ नतीजा आगे पीछे हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिडिल ऑर्डर, और ख़ास तौर पे अभी तो हमने एक जो थे खुशदिल शाह उनको ट्राई किया है। मैं तो कह रहा हूँ फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों को डाल लें, ताकि जो रही कई सही कसर है हमारी पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाए ना। बाबर की अगेन वही सेम, वो एक जगह पे आउट होना टू द स्पिनर्स ऑन द लेग साइड, कैसे आप डिकोड करेंगे बाबर की इस कमजोरी को? देखिए, ये टेक्निकल गलतियां हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए था बाबर को। बाबर जहां अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में जब खेल रहे थे वहां पे वही उनसे गलतियां हो रही थी और आज भी वही कर रहे हैं। यानी इसका मतलब 6 महीने में उन्होंने कोई काम नहीं किया अपनी खामियों के ऊपर। और दूसरे हमारी मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। अगर आप उनको टाइम दें
और उनको वन डाउन खिलाएं, तो मैं समझता हूँ लंबी इनिंग खेल के वो एंकर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊद शकील की जगह सुनने में आ रहा है कि एक और ऑलराउंडर को टीम में डालने की बात हो रही है कि सऊद शकील को निकाल लिया जाए और एक ऑलराउंडर शादाब खान को टीम में लाने की बातें हो रही हैं। यानी बैटिंग पहले ही जो है इस वक्त शफल कर रही है और वहाँ पे आप फिर एक और अच्छा बैट्समैन जो है उसको बाहर ले जाते हैं। तो आप ये देखें कि हमारी क्या मेंटेलिटी क्या है, हमारा एक माइंड सेट क्या है। हमारा माइंड सेट ये है कि हम स्पेशलिस्ट पे नहीं जाना चाहते, हम आधे तीतर और आधे पटेर की तरफ जाना चाहते हैं कि थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें। यानी आप देखें रिजवान ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले मैच से, तो उसने कहा खुशदिल शाह जो है वो बॉलिंग भी कर लेता है। आप एक स्पिनर लेकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कर भी लेता है, इसका मतलब है कि बॉलर नहीं है वो। तो ये 2-3 चीज़ें जो है अभी तक पाकिस्तान में सुधरी नहीं है। आकिब जावेद हो, अजहर महमूद हो, या उनसे पहले मोहम्मद वसीम हो, या मिसबाहुल हक हो, ये सब एक ही माइंडसेट पे काम करते हैं, या सखलेन मुश्ताक हो कि बस ये चीज़ निकाल लो, ये कर लो। अब आप देखें ट्रायंगुलर सीरीज में हमारी टीम वो खेल रही है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। साउथ अफ्रीका की वो टीम खेल रही है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी है। वो अपने लड़के ट्राई कर रहे हैं, 7 नए लड़के आज खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोनों तरफ माइंडसेट चेंज है। हमने अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी पूरी पेस बैटरी जो है वो झोंक दी है, और रिजल्ट जब हमारे खिलाफ आया अब हम घबरा गए, अब हाथ पांव फूल गए, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं जब आप होमवर्क नहीं करते हैं। हमेशा जंग की तैयारी अमन में की जाती है। वैसे हैदर साहब, आप समझते हैं जो रिजल्ट ऐसा गड़बड़ आ रहा है, सो उसका ये जो कसूरवार है ये स्पिन ट्रैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं। हमने स्पिन ट्रैक्स तो बना लिए हैं, एक अबरार है हमारे पास स्पिनर, लेकिन उनका बॉल जो है वो टर्न ही नहीं होता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमने खड्डा दूसरों के लिए खोदा, हम उसमें खुद ही गिर गए हैं इस वक्त? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपने दूसरों के लिए खड्डा खोदा। और आप देखें अबरार जो है वो रेगुलर स्पिनर नहीं है, वो हर बॉल जो है डिफरेंट करते हैं। कभी वो फिंगर करते हैं, कभी कैरम बोर्ड करते हैं, कभी गुगली करते हैं, कभी तेज करते हैं, कभी फ्लिपर मारते हैं। तो ऐसा बॉलर जो होता है वो फिर जल्दी अपना लेंथ खो देता है। अबरार का प्रॉब्लम ही ये है कि वो लेंथ पे बॉल नहीं कर पाते हैं। आपको एक रेगुलर स्पिनर चाहिए जैसे हमारे पास पहले हुआ करते थे। ऐसे स्पिनर हमारे पास इस बार नहीं है, और स्पिनर तैयार नहीं किया। आपने इस सीरीज तो जीत ली इंग्लैंड के खिलाफ, आपने एक टेस्ट वेस्ट इंडीज से तो जीत लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट में क्या हुआ? तो ये चीज़ें जो है अगर आप एक डायरेक्शन में जाते हैं तो उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब हमारे पास इस वक्त कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में 5 दिन 6 दिन रह गए हैं और अभी तक हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं, टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी टीमों ने अपनी सारी तैयारी कर ली है, उन्होंने लड़के सेलेक्ट कर लिए हैं। आपने देखा कल इंडिया ने कैसे खेला, रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई। ये एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि रोहित शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म था वो भी फॉर्म में आ गया है, और उसने 90 बॉल्स में 116 रन करके बता दिया है कि अब मैं भी पूरी तैयारी से आ रहा हूं। अब हैदर साहब उसमें यह है कि कटक जैसी विकेट जो है वो तो शायद दुबई में ना मिले, लेकिन लेट्स सी कि क्या चीज़ें आगे होती हैं। अभी तो सिचुएशन ग्लूमी नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जनाब अब पहला वनडे तो ख़त्म हो गया, दूसरा वनडे अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, और तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टकराएंगे। फिर क्या होगा ये तो मैं नहीं पता, लेकिन अभी वक्त हो गया ब्रेक का। बिल्कुल, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑल राइट पीपल, शो में अब दोबारा हम क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट चल ही रही है इतनी ज़्यादा और पाकिस्तान के पास कई दहाइयों बाद एक बहुत बड़ा इवेंट आया है, तो उस पर हम बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी और इसकी तैयारियां, आपने देखा कि कदाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन की गई थी, बड़े ही रंगारंग तकरीब, और आरिफ लोहार और अली जफ़र और कौन कौन नहीं थे वहाँ पे। अब वैसी ही तैयारी जो है वो नेशनल स्टेडियम की भी की जा रही है, लेकिन उससे पहले कि मैं नेशनल स्टेडियम का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपको, चलिए चलते हैं लाहौर, जहां पे हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी कदाफ़ी के बिल्कुल बाहर मौजूद है, गालिबन लिबर्टी पे मौजूद है, लिबर्टी गोल चक्कर पे, क्योंकि वहां पीछे से आपको स्टेडियम नज़र आना शुरू हो जाता है। अफजाल, एक सीरीज़ तो चल रही है, लेकिन एक बड़ी सीरीज़ जो है वो अब आने जा रही है, तूफ़ान जो है वो आने वाला है क्रिकेट का पाकिस्तान में। तो कैसी तैयारी है चैंपियंस ट्रॉफी की? टिकट विकेट जो थे वो बिक गए हैं या कुछ बच गए हैं?
जी बिल्कुल फैसल, चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज का आज दूसरा मैच और जो हमने पहला मैच देखा कजाफी स्टेडियम में बैठकर, उसमें हमें ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया गया पीसीबी की जानिब से, और जो आईसीसी के रूल्स हैं उन पर बड़ी स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया गया। और कजाफी स्टेडियम जो है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है और ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस के बाद आईसीसी जो है वो स्टेडियम्स का कंट्रोल संभाल लेगा और अपने चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जहां तक बात है टिकट की सेल्स की, तो टिकट्स तो तमाम के तमाम जो हों वो सेल आउट हो चुके हैं। लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, पहले 2 से 3 रोज में ही चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस के टिकट्स जो हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पुरजोश थे कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और शायकीन क्रिकेट का एक ही कहना था कि हम तमाम सुपरस्टार्स को वार्मली वेलकम करना चाहते हैं पाकिस्तान में और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट लवर्स नेशंस हैं, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं और स्पोर्ट को वेलकम करेंगे। एब्सोल्युटली अफजाल, और एक्साइटमेंट जो है वो आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि आपसे होगी मुझे मुलाकात वहाँ लाहौर में किसी एक आधे मैच में, कोई टिकट विकेट बच जाए ना तो एक रख लीजिएगा। फिर वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अफजाल अब्बासी हमारे साथ टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अगेन बड़ा मुश्किल हो जाता है स्विच करना कुछ ऐसी ख़बरों पे कि जिन पे इंसानी जानों के ज़िया की बात करनी होती है, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। कराची में ट्रैफिक हादसात, कई अमवात हुई हैं, अब इंतज़ामिया जागी है और ऐसी जागी कि ये लग रहा है कि सारे रूल्स जो हैं वो एक साथ ही नाफिज कर दिए हैं। शहर कायद में अब दिन के वक्त डंपर्स के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वैसे तो ये पाबंदी पहले भी थी लेकिन सुना किसी ने नहीं था। एनीवे, डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक इजाज़त होगी। सिंध साउथ वेस्ट मैनेजमेंट को भी 3 माह के अंदर ऑपरेशन रात की शिफ्ट में मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम बड़ी गाड़ियों को और ड्राइवर्स को फिजिकल चेकअप का भी फैसला किया गया है, उनको फिजिकली चेक किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मोटरसाइकिल सवारों पर शदीद ताकीद की है कि वो हेलमेट्स पहने और ट्रैफिक पुलिस को पुलिस इन्फोर्समेंट बढ़ाने की हिदायत की गई है, ताकीद की गई है। लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। अब व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ये भी शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अब जारी किए गए हैं ये अहकाम, हमारे पास कितने फ़िटनेस सर्टिफिकेट गिवर्स हैं, कितने फ़िटनेस इंस्पेक्टर्स हैं कराची में, पूरे सिंध में, कि जो मिनी बसेस से लेके इन डंपर्स को चेक करते हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ मौजूद होंगी सादिया जावेद जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। सादिया अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सादिया। और मैं आपसे स्टार्ट्स और फिगर्स की बात नहीं करूंगा, वी ऑल नो कि कितने लोग इसमें जाँ भाग हो चुके हैं, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। सादिया, थोड़ा सा ये बताइएगा कि रूल्स जो है वो नाफिज हो गए हैं और रूल्स नाफिज होने भी चाहिए। हमारे पास सिंध में और कराची में जो फिटनेस चेक करते हैं गाड़ियों की, कितने इंस्पेक्टर्स हैं वो? देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक अपना फिटनेस का सेक्शन है और गाड़ियां की फिटनेस और सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि नहीं जारी होते, लेकिन देखिए जो ये हैवी ट्रैफिक है, ये मोस्टली कराची से बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और जाहिर सी बात है जिस सूबे से, जिस शहर से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो जो है वो सूबे की या उस शहर की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो इन गाड़ियों को जब वो करते हैं तो साल के बाद इनका फिटनेस चेक किया जाए। मेरा तो जाहिर सी बात है चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस मामले पे वो किया, मतलब इजलास हुआ है। जाहिर सी बात है एक खतरनाक हद तक रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान का ज़िया हुआ, जो कि जिसका जितना अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन बिल्कुल ठीक है कि वो जो सेक्शन है वो चेक करेगा, लेकिन हमें ट्रैफिक पुलिस को भी इक्विप्ड करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजीज हैं, ऑन रोड ऑन स्पॉट ड्राइवर्स की और उनकी गाड़ियों की रैंडम भी फिटनेस होनी चाहिए।
जी, अच्छा वैसे सादिया साहिबा हैवी ट्रैफ़िक और डंपर्स के हवाले से अब नई पॉलिसीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन ये पॉलिसीज़ अभी तो नहीं बनी हैं, पॉलिसीज़ पहले भी बनी थी। तो पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था, जो इतनी जानें ज़ाया होने के बाद हम कुछ करवा रहे हैं? तो अगर अब जो पॉलिसीज़ बनी हैं, तो क्या आर यू गाइज़ श्योर कि इन पॉलिसीज़ पर आप इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि ये पॉलिसीज़ अभी नहीं बनी। इनका एनफोर्समेंट का मसला, मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि कवानीन मौजूद हैं, लेकिन एनफोर्समेंट का मसला है। क्या मोटरसाइकिल्स को नहीं कहा जाता कि वो हेलमेट पहने? ये तो मतलब एवरीबॉडी नो, बट आपको पता है कि हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाला रुकेगा, कुछ पैसे दे देंगे और जान छुड़ा लेंगे। देखिए, कानून मौजूद है, उसकी एनफोर्समेंट के लिए कल जो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इजलास हुआ है, उसमें भी एनफोर्समेंट के लिए कहा गया है कि इसको एनफोर्स किया जाए, और अगर ट्रैफिक पुलिस एनफोर्स नहीं करेगी तो हम ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भी उस डिस्ट्रिक्ट की उस जगह के जो ट्रैफिक के चौकी होगी उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट एक्शन करेगी। तो कवानीन मौजूद है। अच्छा, जो डंपर्स की बात है कि वो 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको क्या नाम है, कुछ कोर्ट ने उनको रिलैक्सेशन दिया कि जी कुछ एसोसिएशंस कोर्ट गई कि जी हम पे पाबंदी है, हमारे बिजनेस अफेक्ट होते हैं। और दूसरा, फिर शहर में तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से ये डंपर्स जो हैं वो शहर में दिन के औकात, लेकिन अब उस पे बिल्कुल इन्फोर्स किया जाएगा कि वो शहर में दाखिल ना हो रात 11 बजे से और सुबह 6 बजे तक। सादिया साहबा, ये जो तरक्याती काम जिसकी आपने बात की है, यकीनन शहर को इसकी ज़रूरत है, आज से नहीं दहाइयों से ज़रूरत है। इस पे इंशाल्लाह आपको दोबारा मदऊ करेंगे और जो कराची वालों की फ़्लाइट है वो भी आपके सामने रखेंगे, कंपेयर करेंगे कि बाकी शहरों में तरक्याती काम की रफ्तार और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे रफ्तार क्या है। इस पर कभी और लाजमी बात करेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं चाहूँगा एक तो ये कि ये जो विक्स है, व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम, ये क्या है, ये कैसे काम करेगा, और इसके होने के बाद क्या इन तमाम तर वाक़यात पे असर पड़ेगा, कमी आएगी या ना होने के बराबर हो जाएंगे ये? नहीं, देखिए, ना होने के बराबर तो इतना बड़ा शहर है। देखिए, वो भी कराची चाहिए। पाकिस्तान का दुनिया का छठा बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है, ठीक है? कोई ऑफिशियली 3 करोड़ की आबादी जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हमारा और आपका मानना ये है कि 3 करोड़ से कहीं ज़्यादा आबादी है शहर में। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कराची ज़ीरो एक्सीडेंट सिटी हो जाएगा, लेकिन कम करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी। और जो आपने बात की कि व्हीकल इंस्पेक्शन, तो अभी भी जो सिस्टम मौजूद है, आपको फिजिकली अपनी गाड़ी उस ड्राइवर के साथ जो है इंस्पेक्शन ऑफिस भेजनी होती है। वो गाड़ी फिजिकली पूरी उसके इंजन और बाकी अच्छा। चीजों को इंस्पेक्ट किया जाता है। उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपको अच्छा, सर्टिफिकेट जारी किया जाता इसमें है। सादिया साहिबा आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, और ये किसी ने पहले नहीं इसको रेज़ किया था कि ये जो जितने भी डंपर्स हैं ये सिंध रजिस्टर्ड, कराची रजिस्टर्ड नहीं, दीगर सूबों से भी ये चीज़ है। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक जगह कोई काम हो रहा है और उस काम में एक कंपनी को ठेका मिलता है, जिस कंपनी को ठेका मिलता है वो फिर गालिबन इन डंपर्स को भी आउटसोर्स करती है, या फिर हो सकता है उनके अपने हों। तो ये अगर निज़ाम उसी वक्त लागू कर दिया जाए, रादर दैन के इतनी जाने ज़ाया होने के बाद, ये उसी वक्त लागू कर दिया जाए और इसका ज़िम्मेदार उस ठेकेदार को ठहराया जाए, उस कंपनी को ठहराया जाए जो ये डंपर्स लेकर आ रहा है, वो काम शुरू होने से पहले, चाहे वो बन्नू की रजिस्टर्ड गाड़ी हो, चाहे वो गवादर की रजिस्टर्ड गाड़ी हो, चाहे वो कराची सिंध की रजिस्टर्ड गाड़ी हो, अगर ये प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही इन तमाम तर लवाजमात को देख लिया जाए, तो फिर इस चीज़ की नौबत ना आए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ देखिए ना, सारी ज़िम्मेदारी बहुत आसान होता है कि गवर्नमेंट्स पे डाल दी जाती है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। कुछ ज़िम्मेदारी जो ये एसोसिएशंस हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, जिनके पास हेवी ट्रांसपोर्ट के फ्लीट्स हैं, उनकी भी बनती है। वो अपनी गाड़ियों की, देखिए, हमारे यहाँ आपको पता है कि मेंटेनेंस
हर लेवल पे हम पाकिस्तानी मेंटेनेंस के पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाते हैं। हमें अपनी गाड़ियों की भी मेंटेनेंस करने का जब खराबी आती है तो हम मैकेनिक के पास भेजते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि एसोसिएशंस और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ हैं, इनको भी पाबंद करना चाहिए हमें। और आपने एक अच्छी बात की है। उनको भी अपनी जब ये शहर में काम करने आते, किसी भी शहर में काम करने बिल्कुल। आए, ये अपने गाड़ियों की, अपनी मशीनरी की इंस्पेक्शंस कराएँ, जिसका इनके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। इसके अलावा भी जो आप हम सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जो आपने देखा है कि कल मीटिंग हुई है, उसमें ये भी कहा गया है ट्रैफ़िक पुलिस को कि मीडिया की मदद से कवानीन को की अवेयरनेस जो है, वो अवाम को दी जाए। देखिए, सबको पता है हेलमेट पहननी है, लेकिन हम नहीं पहनते। और सबको इसमें बिल्कुल सादिया साहिबा, और इसमें हम शाना बशाना है आपके। हमारे हुँ, घरों से किसी की खुदा ना खास्ता जान चली जाए, किसी पड़ोसी की जान चली जाए, हमारा अपना बच्चा, हमारे अपने शहर के बच्चे इस तरह जी, से बिल्कुल, नहीं जाने बिल्कुल। चाहिए। इसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन बस दरख्वास्त इतनी सी है कि फ़ोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराएँ, और ये आपका काम है। थैंक यू सो मच जी, सादिया साहिबा। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करेगी। और दूसरी बात ये कि हम हर मसले पे ना पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। नो, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो हुआ वो होना नहीं यस, चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन 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 इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सादिया साहिबा, इस पे होनी चाहिए पॉलिटिक्स। वी आर विद यू ऑन दिस। बहुत शुक्रिया बिल्कुल सादिया फैसल, साहब हमारे हमारे साथ यहाँ मौजूद थी। ये इम्प्लीमेंटेशन का ही खाली मसला है। अदरवाइज़ अगर आप यही लोग जब बाहर जाते हैं दुबई या अदरवाइज़ जो भी किसी कंट्री में, सिटी में जहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता है या स्ट्रिक्टली करवाया जाता है, वहाँ पे सबके सब ठीक चल रहे होते हैं, वहाँ सारे रूल्स भी फॉलो किए जा रहे होते हैं। Absolutely. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत गलत बात है। ऐसा होना चाहिए कि हम भी, ये हमारा मुल्क है, रूल्स हमारे हैं, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा ही अभी है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। बाय द वे आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि दालों का दिन मनाया जाता है, और ये आलमी तौर पर मतलब इंटरनेशनली मनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर ग़िज़ा के अपने फ़वाइद होते हैं, और स्पेशली दालों को हम ज़रा फॉर ग्रांटेड लिए हुए होते हैं, लेकिन दालों के भी अपने बड़े फ़वाइद होते हैं। बड़ी इसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है, विटामिन और बाकी की चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन ये प्रोटीन का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ख़जाना उसमें मौजूद होता है। मगर आखिर सवाल ये है कि कौन सी दालें खाएं और कौन सी दालें जो हैं वो ऐसी खाएं जिनसे जिल्द भी निखर के सामने आए। आप दाल खाते हैं? दाल रोटी चल रही है बस। लोग दाल ये चावल, कहते हैं और ना, आपको पता है दाल रोटी, चावल हमारी दाल रोटी चल ही रही है। चल रही है दाल हाँ, रोटी। अच्छा, इसमें यह है कि अब वैसे लोग नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप ये बता देना कि इस चीज़ से ये फ़ायदा है, तो फिर वो पागलों फिर की वो तरह दाल खाएंगे। खाते भी हैं और साथ में लगाते भी हैं मुंह लगा पर। भी लेते हैं, लगा भी लेते बहुत हैं अच्छी दाल बात है। पे। बाय द वे, कल मैंने एक जगह बैठ के दाल और रोटी खाई, और यकीन करें जो टेस्ट था ना, वो सिटिंग एट बॉर्डर थर पारकर नियर इंडिया, और क्या ज़बरदस्त वो चीज़ थी। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे नहीं होती ना चीज़ें, वहाँ आपको नेमत का अंदाज़ा होता है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल चंद। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया आपने वर्ल्ड बुलाया पल्स मुझे। डे, दाल वैसे तो हम खाते नहीं हैं लोगों को, लेकिन लोग हैं ना हमारे, वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। फिर इनको बताते हैं कि बेटा अगर ये खाओगे ना तो रात में परी आएगी, तो फिर वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। तो ज़रा दिखाएं ना परियां फिर लोगों के, पल्सेस, इम्पोर्टेंस, द फाइबर एंड द प्रोटीन प्लीज़। जी, पल्सेस या जो बाकी लेग्यूम्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आपका आयरन, आपका फोलेट, जिंक, बाकी न्यूट्रिएंट्स है। बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स के कई सोर्सेज हैं, जिसमें सेफेस्ट जो है ना वो पल्सेस हैं। आप जब लोगों को मशवरा देते हैं तो वो दालों को रोटी के साथ इतना उसके साथ वो ले लेते हैं रोटी के, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फैक्टर फिर बढ़ जाता है। कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा वेट बढ़ रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप दाल चम्मच से साथ खाएं। यस, सूप की तरह दाल को पी सकते जी, हैं। जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल उसके ऐसा ही है। उसके उसके उस तरीके से लेने से आपका वेट भी नहीं बढ़ता, और जो उसका हेल्दी साइड एस्पेक्ट है ना,
वो आपकी लाइफस्टाइल में नज़र आना शुरू हो जी। जाता है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम ये आगे बढ़ाएं, हम बता दें कि इस वक्त हम बोल्ड ब्रेकिंग्स पर फेसबुक पर लाइव हैं। अगर आप डॉक्टर बिलाल से कोई सवाल करना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमें लिख भेजिए, आपके सवालों के जवाब फ़ौरन मिल जाएंगे। जी प्लीज़। जी, खुराक का बहुत ज़्यादा असर है आपकी बॉडी पे और स्पेशली स्किन के ऊपर। मैं मिसाल देता हूँ, दाल के साथ साथ आप जो फैटी फ़िश हैं, सालमन, हेरिंग वगैरह, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। इसके अलावा जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी आपको पता है स्किन की ब्राइटनिंग के अंदर उसका बड़ा रोल है। इवन खून की कमी दूर करने के लिए कोलेजन प्रोडक्शन में विटामिन सी का बहुत बहुत बेहतर रोल है। और भी आपके जो खुराकें जैसे ब्रोकोली है और टोमेटोज़ रिच विटामिन सी का सोर्स है। जब हम एशियन फूड की बात करते हैं ना, तो सिर्फ दाल नहीं बनता, उसमें टोमेटोज़ भी डालते हैं, उसमें आपका प्याज भी डलता है और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा कॉकटेल बन जाता है न्यूट्रिएंट्स का। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि अगर मैं गलत हूँ, कहा जाता है कि दाल और चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर प्रोटीन सोर्स का है। लाइक अगर आप दाल और चावल साथ मिला के खाते हैं, साथ में ऑब्वियसली सब्जियां भी लेते हैं सैलड की सूरत में, तो वो आपका एक प्रॉपर प्रोटीन मील बन जाता है। इज दैट ट्रू? इसमें जो चावल की जब आप बात करते हैं तो हम अमूमन चावल से लोगों को बहुत ज़्यादा चावल खाने से रोकते हैं, क्योंकि आपका जो वेट गेन है वो चावल, आपकी गंदम से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो, पोटैटोज़, इन चीज़ों से वेट गेन होता है। शुगर, ये 4 चीज़ें वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनका रोल है। आप दालों को किसी और कम्बिनेशन में भी ले सकते हैं जिसमें वेट गेन का एलिमेंट कम हो। आपको पता है ना, ओबेसिटी का एक पैंडेमिक आया हुआ है, पूरी दुनिया ओबीस होती जा रही है। ओबेसिटी मीन्स कि आपका डायबिटीज़ का रिस्क, आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क, तो ये सारी चीज़ें ओबेसिटी के साथ साथ जब बात मोटापे तक जाती है तो अक्सर लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा नेक जो है ना उसका कलर डार्क होता जा रहा है, आर्म पिट्स डार्क हो रहे हैं या नकल्स डार्क होते जा रहे हैं, इसका कुछ करें। इवन कुछ लोगों के फेस के ऊपर ना ओबेसिटी रिलेटेड चेंजेस आ जाती हैं। हम उस चेंज को कहते हैं अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। आपने देखा होगा एक वेलवेटी स्किन बन जाता है गर्दन के ऊपर। यानी खुराक का इतना असर है आपकी स्किन के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि ऐसी कोई क्रीम, ऐसा कोई ट्रीटमेंट तब तक इफ़ेक्टिव नहीं है जब तक आप वेट लॉस ना करें। जब तक आप वेट नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, ये आपका डार्क नेक, डार्क स्किन और ये आपके नकल्स और इवन आपके एंकल्स के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। और उसके लिए जो है वेट का रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पल्सेस का इस्तेमाल करें। सवाल नक्श अब्बास का है और वो अब नक्श साहब बात ये है कि डॉक्टर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अब मैं आपका सवाल थ्रो कर देता हूँ उनको, और नक्श अब्बास सवाल करते हैं कि क्या ज़्यादा दालें खाने से पथरी वथरी भी हो जाती है? पथरी का ताल्लुक दाल के साथ इतना नहीं है जितने बाकी, जैसे मैंने जिक्र किया टोमेटोज़ वगैरह का, उसमें कुछ ऐसे कैल्शियम के कुछ पत्थर हैं कैल्शियम कंटेनिंग, जो इस पे बेहतर जवाब वैसे आपका जो स्पेशलिस्ट है ना। जी एक और क्वेश्चन आया कि मसूर की दाल जो है वो डाइजेशन के लिए कैसी है? देखिए, डाइजेशन ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली डाइजेशन आपके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। आप अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन देखें ना हर एज के हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से डाइजेशन वेरी करता है। अब इसमें अब मेरा एक सवाल है। हम जब भी टॉक अबाउट द स्किन हेल्थ एंड ऑल, हम उसको उसकी आउटर लेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें इस पे लगा भी लेते हैं, स्किन केयर रूटीन भी कर लेते हैं, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आपका जो खाना अंदर जा रहा है वो स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम योर नेल्स टू योर हेयर टू योर स्किन। तो उसमें दालों का किरदार जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दालों का किरदार, उसमें मैंने कहा ना प्रोटीन कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा, और फाइबर भी। फाइबर डेफिनेटली, फाइबर का ताल्लुक जो है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा है। तो लोग अमूमन जैसे हमारे जवान है ना जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो गोश्त और दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आपके प्रोटीन इंटेक के लिए। कुछ लोग पाउडर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, वो जो आर्टिफिशियली पैक्ड आते हैं ना,
तो इसमें अगर आप नेचुरल प्रोटीन इंटेक की बात करें तो दाल से बेहतर और हेल्दी प्रोटीन सोर्स कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ना लोगों के जहनों में भी ये सवाल होगा, दालों का बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन दालें बनाएं कैसे कि वो आप लें? तो अगर हम मैं वैसे पूछ रही हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, इसलिए मैं जी। चाहूँगी आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। सारी दालें थोड़ी थोड़ी लेकर उनको बॉईल करके वो एक अच्छा सा सूप बन जाता है, और मैं तो उसको वैसे ही बनाती हूँ, वो सूप जी। बन जाता है, उसमें मैं 1-2 चिकन के पीसेस भी डाल देती हूँ, और वो बहुत ही हेल्दी, उसमें कोई तड़का शड़का, प्लीज़ कोई तड़का मत लगा दीजिएगा, वो तड़का नहीं लगता, बट वो बड़ा अच्छा चाइनीज़ काइंड ऑफ सूप बन जाता है, और ये बड़ी हाई सोर्स हो जाता है प्रोटीन और फाइबर का। जी जी, कहने का मकसद ये है कि आप ओवर कुक ना किया करें चीज़ों को। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशियस कंटेंट है ना, वो ज़ाया हो बस जाता है, वो वो पक गई मकसद तो बस फौत हो सही जाती है। है। तो हर वो चीज़, हर वो खुराक जब उसको आप ओवर फ्राई करते हैं या ओवर कुक करते हैं ना, उससे जितने भी प्रोटीन्स हैं और जितने भी इसेंशियल उसकी वो अफादियत न्यूट्रिएंट्स हैं, खत्म वो हो जाती अफादियत है। सारी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर तो साहब, जैसे आप कह रही हैं जी, ना जी। कि सेमी सॉलिड या जैसे हाफ कुक्ड या नहीं, हाफ कुक नहीं, कुक्ड होती है, बट बहुत ज़्यादा कुक जी, नहीं होती, बहुत बट ज़्यादा ना हो। कॉम्बिनेशन ऑफ जी। डिफरेंट पल्सेस होती हैं। जी बिल्कुल, उससे फिर सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है। है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि हमने लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया होगा कि भाई दाल खा लें, क्योंकि सिर्फ ये दाल रोटी, जिसको हम उर्दू में ना एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन रहता है सिर्फ दाल रोटी चल रही, नहीं, अगर दाल चल रही है आपकी रोटी या चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत सारे दीगर जो फूड सोर्सेज हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको दे सकता है। बिल्कुल, अभी अब ब्रेक ले वक्त हो लेते गया हैं। ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, जल्दी से जाइए, ब्रेक लीजिए, फिर वापस आइए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बैनुल-अक़वामी उमूर की बात हो जाए। आप सबको पता है कि इसराइल हमास में अमन मुआहदा हुआ है, लेकिन उससे भी जो दबाव है और जो तनाव है वो कम नहीं हो सके। नेतन्याहू के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी बसाने के बयान पर सऊदी अरब का सख्त रद्दमल जो है वो सामने आया है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से नेतन्याहू के बयान की मजम्मत की गई है। इसराइली टीवी चैनल 14 को इंटरव्यू में देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के पास पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, फ़लस्तीनी रियासत वहाँ कायम की जा सकती है। नेतन्याहू ने 2 रियासती हल को इसराइल के लिए सिक्योरिटी ख़तरा करार दिया है। और सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के रिमार्क्स मुस्तरद किए हैं। कहा इस तरह के बयानात से ख़ित्ते में अमन को ख़तरा है। इससे पहले आपको पता होगा कि दीगर ममालिक में यानी मिस्र और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों को बसाने की एक भौंडी सी कोशिश की गई थी, लेकिन उसको दोनों ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी नेतन्याहू का बयान इश्तिआल अंगेज़ करार दिया। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब वो एक अपनी ही एक धुन में हैं और उन्होंने तो इस बार ये कहा है कि हम ख़रीद लेंगे। आप इमेजिन करें कि वो ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदने, गज़ा ख़रीदने के बयान पे और अपने वो बयान पर हैं। कायम भी हैं वो मतलब साथ कि में। कमाल ही हो गया ना। और ये वैसे पहली मरतबा, चले मैं इसको सवाल बना के, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल-अक़वामी और उनकी जानिब में लेके जाता हूँ। सैयद मोहम्मद अली साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। और ये बात चलें अमेरिका ने जो की है कि हम ख़रीद लेंगे, मेरे ख्याल से ये चेंज है, क्योंकि अमेरिका ख़रीदता वरीदता तो है नहीं, वो तो धावा बोल देता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट ख़रीद ही लेंगे इस बार। वो कोई यहाँ कोई किसी ज़मीन पे पड़ा हुआ कोई प्लॉट है कि जिसको जाके ख़रीद लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे देखें जी, जिस तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात कर रहे हैं, उसमें इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे जो है वो एक बिजनेसमैन हैं और उनका टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उनकी सरमायाकारी है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, दीगर ममालिक में ट्रंप टावर्स मौजूद हैं और टूरिज़्म के जो है उनके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूँ लगता है कि इन 4 सालों में जो इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसी है, जिसके तहत उन्होंने पिछले 1.5 साल से 50,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया है और अपने घरों से गज़ा से बेदखल किया है, और उनके जो ज़ाती तिजारती मफादात हैं हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी, वो उस लाहे अमल पे कार फरमा हैं।
और यूं लगता है कि वो 4 साल के बाद जब वो उनकी सदारत खत्म होगी तो वो यहाँ पे एक बड़ी होटल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं और इसी हवाले से वो अपनी खारजा पॉलिसी में भी अरब ममालिक पे दबाव डाल रहे हैं कि वो जो बेदखल किए हुए लाखों फ़लस्तीनी हैं उनको कबूल कर लें ताकि ये जो सेहूनी कब्जा और एक्सपेंशनिज्म है ये भी आगे बढ़ सके और फिर मुस्तकबिल में ट्रम्प साहब अपने ख़ानदान की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सके होटल इंडस्ट्री में। जी, वैसे मोहम्मद अली साहब, आलमी मंजरनामे पर सख्त बयानात के बाद एक बार फिर अरब लीग का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है, तो क्या अरब लीग का इजलास मौजूदा टेंशन को कम करने में मदद फराहम करेगा? कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, मैं समझता हूँ अभी पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, जिस तरह आपने भी बताया कि उन्होंने कई ममालिक की आला क़यादत से बात की है। उन्होंने मिस्र, तुर्की, ईरान और भी कई ममालिक की क़यादत को एतमाद में लिया है और इस बात पे ज़ोर दिया है कि जो OIC है उसके वज़ीर ख़ारजा का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए जिसमें इस मामले पे जामे अंदाज में गौर किया जा सके। साथ ही साथ अरब लीग में भी ये तशवीश पाई जाती है कि जिस तरह फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीन का मसला मज़ीद गंभीर होगा, लाखों जानें जो हैं वो ख़तरे में हैं, बल्कि खुद दीगर ममालिक में आबादकारी का भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। आपको याद होगा कि शाम में जो काफ़ी अरसे से जंग चलती रही है तो तकरीबन 55 लाख जो शामी हैं वो भी हमसाया ममालिक में पनाह गुज़ीन हैं, जिसमें तुर्की, उर्दन और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। तो ये जो जंगें हैं जो इसराइल ने अपने एक्सपेंशनिज्म के ज़रिए से, हमलावर होने के ज़रिए से अपने हमसाया ममालिक पे मुसल्लत की हैं, न सिर्फ ये कशीदगी और जानों के ज़िया का बायस हैं बल्कि साथ ही साथ आबादकारी का एक बहुत बड़ा मसला भी अरब ममालिक में पैदा कर रही हैं। ठीक है। वैसे अली साहब, सिर्फ अगर गज़ा को ही ना लें, डोनाल्ड ट्रंप के जब से वो सदर बने हैं उसके बाद से उनके इक़दामात, उनके बयानात जिस तरीके से फायरी किस्म के हैं, वो सिर्फ गज़ा को लेकर उन्होंने इस तरह का मिसाइल नहीं छोड़ा है। कनाडा से मुतालिक जो वो बात कर रहे हैं, जो मैक्सिको से मुतालिक जो वो बात कर रहे हैं, चाइना से मुतालिक, ऑब्वियसली चाइना ने शी जिनपिंग ने तो उनको करारा जवाब भी दे दिया, बट जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं एक जमहूरी मुल्क के सदर, क्या दोबारा इम्पीरियलिस्टिक दौर लाना चाह रहे हैं? यहाँ कब्जा कर लूँगा, इसको ख़रीद लूँगा, यहाँ बंद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा? देखिए, मैं समझता हूँ अमेरिका की जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद की तारीख़ है, इसमें ये एक बहुत मुनफरिद अंदाज़ की सदारती पॉलिसी आपको देखने में मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 80 साल में दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने जितने बैनुल-अक़वामी इदारे बनाए थे, जिनका मकसद दुनिया में अमन को, कानून को, सेहत को, माशी तरक्की को फ़रोग़ देना था, उन सब से बतदरीज आपने पिछले 2 हफ़्ते में देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अमेरिका निकल गया, फिर WHO से निकल गया, पेरिस ट्रीटी से निकल गया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। तो ये वो पॉलिसी है जिससे यूँ लगता है कि अमेरिका जो है अब मल्टीलैटरल सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं रखता और ख़ुद सिर्फ अपनी टेरिटरी और जो क्रिश्चियन नज़रियात हैं उनको अपनी सरहदों के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप जानते हैं कि जो US एड के $40 अरब का बजट है उसको भी फ्रीज़ किया गया है और उसके भी हज़ारों लोग जो हैं अब बेरोज़गार होने वाले हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो अमेरिका की साख और सोच और पॉलिसी थी कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, प्रमोट करता था, आलमी कवानीन, एजुकेशन, वुमेन राइट्स, वो तमाम तर पॉलिसी जो हैं उनको आप यूँ समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। और अब इसमें सैयद मोहम्मद अली साहब, नाउ ये बहुत चीज़ वाज़ेह और आया हो रही हैं कि ट्रंप जिस खुदसरी में हैं, उस खुदसरी में कि हम दुनिया चलाते हैं और हम अब आगे दुनिया चलाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द गज़ा सिचुएशन, हमने देखा कि किस तरीके से उसको तबाह बर्बाद और ताराश कर दिया गया है। पिछले वक्तों में, गुज़रे वक्तों में आपको इस तरीके की कोई ऑफ़र, इस तरीके का कोई प्लान नज़र आता है, समझ आता है कि भाई मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं इस खित्ते में रह रहा हूँ, मुझसे कल को कोई कहे कि जी आप यहाँ से दूसरे मुल्क चले जाए, वहाँ भी तो इतनी सारी ज़मीन है ना, तो आप वहाँ जाके आबाद कर ले, हम ये ख़रीदेंगे। ये तो मतलब कि आलमी ज़मीन यकसर खामोश भी है और ये कोई तुक की और ढंग की बात भी नहीं बनती है कि मुझे मेरे घर से बेदखल करके बोलें कि वहाँ बहुत ज़मीन है, वहाँ जाके रह लो। जी बिल्कुल, आप देखें कि इस सोच में कितना जो है वो जोर दे रहे हैं
आप देखें यूरोप की भी जो सिक्योरिटी की गारंटी है उससे अमेरिका ने हाथ उठा लिया है, और वो मगरबी जो नेटो एलाइज हैं उन पे भी दबाव डाल रहे हैं कि अपनी सलामती का खुद ही इंतजाम करें, अमेरिका से तवक्को ना रखें। तो अलबत्ता इसराइल को वो दूसरी जानिब कील कांटे से लेस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने देखा है कि लाखों लोग बेघर भी हुए हैं, हजारों लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। तो यूं लगता है कि दुनिया जो है ना सिर्फ इसके नतीजे में मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ तेजी से जाएगी और अमेरिका का असर रसूख कम होगा और आलमी इदारे कमजोर होंगे, और जो इलाकाई तंजीमें हैं उनमें ये सोच, चाहे वो यूरोप हो, मशरिक वुस्ता हो, वहाँ ये बढ़ रही है कि उनको अपनी सिक्योरिटी, मईशत और सलामती का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, अमेरिका और मगरबी ताकतों पे अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। इस सारे मामले में सैयद मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान की प्रेजेंस को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? किस तरीके से हम ऑलरेडी वी हैव गॉट आवर ओन हाउस टू पुट एन ऑर्डर। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो कश्मीर से लेकर गज़ा तक पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के तौर पे किस तरीके से इस चीज़ को परस्यू कर सकता है? कहाँ कहाँ करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी और इस्लामी दुनिया का इस वक्त एक अहम तरीन रुकन है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर भी है, और वहाँ पे वो एक अहम तरीन दुनिया के मल्टीलैटरल फोरम पे, चाहे मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, इंसानी हकूक़ की कहीं भी कोई खिलाफ वर्जी की जा रही हो, मुसलसल एक बहुत ना सिर्फ अहम और मुस्तनद आवाज़ उठाता है, बल्कि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को लीड करता है। दूसरी जानिब ये है कि OIC के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र को, ईरान को, सऊदी अरब को और दीगर कई ममालिक को एतमाद में लिया है कि फौरी तौर पे इस पे हंगामी और गैर मामूली OIC का वज़ीर ख़ारजा की सतह पे इजलास बुलाना चाहिए, ताकि एक कंसर्टेड और एक यूनाइटेड स्टांस लिया जाए और आलमी बरादरी, इसराइल और अमेरिका पे दबाव डाला जाए कि वो आलमी क़वानीन और हुकूक़ की पासदारी करे। तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये बात आएगी, और मैं समझता हूँ कि अब मुसलमान ममालिक को इस बात पे संजीदगी से गौर करना चाहिए कि किस हद तक वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो आलमी ताकतों पर मुनहसर रखेंगे और किस हद तक उनको मुकम्मल तौर पे अपनी सलामती का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। यानी कि इज़ इट हाई टाइम कि हम नेटो की तर्ज पे इस्लामी ममालिक अपना बंदोबस्त कर लें, वरना तो फिर हम यही देखेंगे कि वन कार्ड आफ्टर द अदर विल बी फॉलिंग। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब का, और आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल, पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी मशक़ें जो हैं वो जारी हैं। मनोड़ा बीच पर मुख्तलिफ बैंड्स की जानिब से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद से, जो इस वक्त मनोड़ा बीच पर मौजूद हैं। जी कफ़ील, बताइएगा कि क्या हो रहा है इस वक्त? जी, अब हम पहुंच गए मनोड़ा बीच पर, और अमन एक्सरसाइज 2025 का अब जो एक्टिविटी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इस लिहाज से कि यहाँ मनोड़ा बीच पर ये वो पॉइंट है कि जहाँ डिफरेंट बैंड्स की जानिब से परफॉर्मेंस का जो है वो आगाज़ किया गया है, यहाँ दिखाया जाएगा। अगर हम स्पेशली बात कर लें, श्रीलंकन बैंड यहाँ मौजूद है, पाक आर्मी की जो ये बैंड है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा यूसुफ से कि वो मेरे साथ साथ आएँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए स्टेयर से हम नीचे उतरेंगे और फिर उसके बाद दिखाएंगे ये जो बैंड्स की यहाँ तैयारी का हमारे से इस वक्त जारी है। ये इस वक्त यहाँ परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, और इसमें आप देख सकते हैं अगर आगे के साइड्स पे ये पाक आर्मी के भी जवान होंगे, पाकिस्तान जो है वो पुलिस की भी जो है वो ये बैंड यहाँ मौजूद है, श्रीलंकन बैंड यहाँ मौजूद है, और इस वक्त तमाम जो अफसरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये एक हेल्थी एक्टिविटी के तौर पे जो है अगर ये देखा जाए तो ये इस अमन एक्सरसाइज का जो एक पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसमें अगर हम यहाँ बाकी जो डिफरेंट शिप्स होंगे उनकी भी एक्टिविटी जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो पेश की जाएगी। और इस वक्त अगर दिखाएं कैमरामैन यूसुफ, तो ये बैंड्स आगे की तरफ मौजूद हैं, उन्होंने डिफरेंट लिबास इनका बहुत डिफरेंट है। अगर आप देख सकते हैं, अगर ये क्लोज करें इस वक्त इनको इसमें जो है वो इनके हाथ में ढोल है और इसकी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके अलावा फिर ये पाकिस्तान नेवी के भी हैं और पाकिस्तान पुलिस के भी हैं। तो ये एक्टिविटी एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि इस अमन एक्सरसाइज का एक अहम पार्ट है जो इस वक्त यहाँ पेश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कफ़ील, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ख़ास तौर पर जो श्रीलंकन बैंड है, इसको कैंडी ग्रुप कहते हैं, ये बड़ा ही कलरफुल किस्म का जो है वो डांस परफॉर्मेंस पेश करते हैं। तो चलिए अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यानी जिसको अल्लाह ताला ने बचाना होता है उसे कौन मार सकता है। ऐसा ही कुछ नौशहरा की सरजमीन पर हुआ। फूल जैसी नन्ही मुन्नी मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिली तो फौरन नन्ही जान को रेस्क्यू किया गया और अल्लाह का नाम लेकर जब रेस्क्यू किया गया, मासूम बच्ची को जब कब्र से निकाला गया तो वो जिंदा निकली। अल्लाह की शान देखिए आप, वो छोटी सी न्यू बॉर्न बच्ची थी जिसको दफना दिया गया था। मुझे तो ये 1400 साल की पुराना दौर जाहिलियत याद आ गई कि जहाँ पे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। उसके बाद हमारे आक़ा दो जहाँ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहमत से ये तमाम तर जो कभी फ़ेल हुआ करते थे वो बंद हुए। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने वाला कभी फ़ेल, ये यकीनन एक बहुत ही दिल को छू देने वाली कहानी है। इस बच्ची को जब निकाला गया तो उसे बुखार और निमोनिया ज़ाहिर सी बातें हो गया था। फिर उसका इलाज हुआ, हफ्ते तक जब कोई पता ना चला कि किसने ये काम किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेजर, उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया। ये वो आइकॉनिक मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं, मासूम फूल सी ये बच्ची। और यकीनन जहाँ एक जानिब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल को छू लेने वाले मनाजिर हैं, वहीं पे 10 बदस दरख्वास्त है हुक्काम से कि जिन्होंने ये कभी फ़ेल किया है, जिन्होंने ये काम किया है, को ये बच्ची नहीं चाहिए, उनको एटलीस्ट गिरफ़्तार ज़रूर करें, पकड़ें ज़रूर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत को इस तरह ज़िंदा दरगोर कर देना ये बहुत ही कभी फ़ेल है। और इसकी जितनी मजम्मत, जहाँ हम एक जानिब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं कि इन मेजर साहब ने इस बच्ची को गोद लिया, यकीनन इसके नसीब से ना सिर्फ उनके घर में बरकत आएगी बल्कि उस बच्ची के भी नसीब अच्छे होंगे। आप सोचिए उन बदनसीबों का कि जिन्होंने इस मासूम बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दिया, कितनी बदनसीबी की बात है। मुझे इन्फॉर्मेशन आई है ये जो बच्ची पैदा हुई है ये उनके घराने की तीसरी औलाद थी, तीसरी बेटी पैदा हुई और वो साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने ये अमल किया, उसको जिंदा दफना दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। हीरो पाकिस्तानी, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं गोल्फ के उभरते हुए स्टार से, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में गोल्फ कोर्स में नाकाबिल यकीन महारत और अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दी है। साद हबीब नेशनल जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियन है और हालिया दिनों में होने वाली 14वीं पाकिस्तान जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में फाल्दो सीरीज एशिया ग्रैंड फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान में होने वाली नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में साद ने मुल्क भर के 60 बासलाहियत नौजवान गोल्फर्स के मैदान को पीछे छोड़ दिया है। आपको बल्कि ये भी बताएं कि साद ने ना सिर्फ पाकिस्तान मतलब जापान, अमेरिका, बरतानिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम और मॉरिशस और कजाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई गोल्फ के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। और अब वो वियतनाम में होने वाले फाल्दो ग्रैंड फाइनल में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी गोल्फ स्टार साद हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। साद, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। वियतनाम में होने वाली एशियन फाल्दो ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई आपने किया है, सो हाउ इज़ द फीलिंग? जी अस्सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने करेंटली 14 जूनियर एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप जीती है विच वाज इन मुल्तान DHA रोमांसा। तो मैंने लास्ट 2 इयर्स की भी जीती थी, 12th जूनियर चैम्पियनशिप एंड 13th जूनियर चैम्पियनशिप फॉलोड बाय 14th। तो मेकिंग अ हैट्रिक इन दिस सच अ बिग टूर्नामेंट इज़ एन ऑसम फीलिंग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत कर। के साथ आप ये बताएं कि अमेरिका, बरतानिया के अलावा आप कई मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आप सबसे ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स कहाँ से मिला है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे रहा? जी मैंने ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया हुआ, ऑल ओवर एशिया, US। तो जो मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा वो US का था, क्योंकि US में आपकी गोल्फ का स्कोप वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव फील्ड भी आपकी US में होती है। तो उन टूर्नामेंट्स में खेल के आपको सीखने का, आपको ग्रो करने का बहुत मौका मिलता है। तो जब मैं US में था तो आई रिमेंबर कि वहाँ की जो कम्पिटिटिव फील्ड थी वो यहाँ पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट थी। मतलब यहाँ पे आप जिन स्कोर्स पे आप जीत रहे होते हैं, जो आप विन करते हैं टूर्नामेंट्स, वहाँ पे उन पे कट होता है। कट मतलब कि 2 राउंड बाद कट होता है तो आपकी आधी फील्ड उससे निकाल दी जाती है। तो जिस स्कोर्स पे आप यहाँ जीत रहे होते हैं वहाँ पे उसकी हाफ पोजीशन पे आप वहाँ पे होते हैं। तो इतनी कम्पिटिटिव फील्ड होती है, तो आपको वहाँ पे सीखने का, ग्रो करने का बहुत चांस मिलता है। साद, ये बताएं कि रोमांसा गोल्फ क्लब में हालिया जो फतह हुई उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा बताइए।
ये स्कोर जो था आपकी पिछली कामयाबियों से मुख्तलिफ कैसे रहा? हाउ वाज द चैलेंज? हाउ वर अदर कंपेटिटर्स? जी, ये 14 जूनियर चैम्पियनशिप थी। ये हर ईयर फेब में आपकी होती है, जो पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन इनॉग्रेट करवाती है डिफरेंट गोल्फ कोर्सेज में। इस दफ़ा ये मुल्तान में थी, लास्ट 2 टाइम भी मुल्तान में थी। तो मैंने पिछली 12th एंड 13 जब जीती हुई थी, तो मुझे इस दफ़ा काफ़ी पैशन था और मेरा काफ़ी शौक़ था कि मैं 3rd टाइम भी ये स्ट्रेट विन करूं। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। आई वॉज इन द जिम, मैं गोल्फ क्लब में 6-7 आवर्स अपनी प्रैक्टिस को डेली दे रहा था ऑलमोस्ट, क्योंकि पढ़ाई के साथ आपकी कि मैं लैक ना करूं गोल्फ में फॉर आफ्टर माई स्टडीज़। तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी और इस दफ़ा मैं -13 अंडर पार के स्कोर के साथ विनर था। और इस दफ़ा आई वॉज द विनर विद द ग्रेटेस्ट लीड एवर, 9 स्ट्रोक्स की लीड से मैं जीता था। तो द सेकंड पोजीशन वाज वेरी फार अवे फ्रॉम मी। अच्छा साद, आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त गोल्फ में उतरना चाहते हैं, तो आप एज अ यंग गोल्फर आने वाले जो बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, अगर आप गोल्फ की स्पोर्ट में अब जितने यूथ है आपकी खेलना चाह रही है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है इज़ टू स्टे डिसिप्लिन एंड टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर गेम। वो कोई भी स्पोर्ट हो, वो गोल्फ हो, वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल, स्विमिंग, विच एवर। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस आई गेस फॉर मी। तो अगर आपने गोल्फ में एक्सेल करना है, आपने एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, अपनी गेम के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और आप जितना कंसिस्टेंट और जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना बेहतर होगा। और गोल्फ एज ए स्पोर्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग गेम है, तो आपको चाहिए कि आप इसको जितना ज़्यादा टाइम हो सके दे सकें और अपनी स्टडीज़ के साथ इसको एज अ बैलेंस स्पोर्ट लेके चलें। और साथ इंस्पिरेशन कौन रहा? ऑब्वियसली जब भी गोल्फ की बात आती है, टाइगर वुड्स एंड द लीग जो है वो हमारे जहन में आती है, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? हाउ डिड यू एंड अप हियर? और फैमिली के हवाले से बताएं कि हाउ प्राउड वाज योर फादर जब आप चैम्पियन बने? जी, बेसिकली हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट मेरे छोटे भाई मेरे फादर से भी गोल्फ खेलते हैं। तो स्टार्ट में मेरे फादर ने ही मुझे गोल्फ स्टार्ट करवाई थी। 1-2 कोचेस थे मेरे, इमदाद हुसैन स्वाद गोल्फ क्लब में होते थे, वो उन्होंने स्टार्ट करवाई। बट बेसिकली माय फादर एंड वन ऑफ माय कोच इमदाद हुसैन, उन्होंने मुझे गोल्फ स्टार्ट करवाई थी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए अभी तक। और ज़ाहिर बात है माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, क्योंकि जितनी अचीवमेंट्स अभी तक मैंने की हैं दैट्स बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड देयर सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट ना होती तो आई डोंट बिलीव कि आज मैं यहाँ पे होता। अच्छा, वैसे साथ जब ख़ास तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान से बाहर जाता है मैच खेलने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, सो उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हमें फ़ाइट भी करना है, मेंटली भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो खेल पे भी कुछ ना कुछ असर आता होगा। आप किस तरह से मैनेज करते हैं उस सारे स्ट्रेस को और प्रेशर को? जी, ऑब्वियसली ये हर स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है। आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो आपके लेवल के आपसे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ compete करना, उनके साथ फाइट करना, तो वो आपके लिए प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है। बट आपने अपने आप को बस रिमाइंड करवाते रहना होता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है, जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितना आपने गोल्फ को टाइम दिया है, वो इनफ है टू विन दैट टूर्नामेंट। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी होता है। एंड माई और सपोर्ट जो मुझे पेरेंट्स से मिली होती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी टू प्ले देयर वेल। अच्छा, वैसे अब तक कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है आपने जहाँ पर आपको लगा हो कि ये मैं कर सकूँगा या नहीं? कोई ऐसी कोई चीज़ कोई शेयर करना चाहेंगे मेमोरी हमारे साथ? जी, मुझे याद है कि हम 3 मंथ्स बैक या 4 मंथ्स बैक हम जापान में टूर्नामेंट खेलने गए थे। तो जापान इज़ अ वेरी एडवांस कंट्री, और वहाँ पे जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था वो लैंग्वेज और फूड का आया था, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है आपके पास जापान में। तो मुझे याद है हम होटल में होते थे, तो इवन हमने अगर कैब करके कहीं बाहर ग्रोसरी स्टोर तक जाना होता था अपने लिए कुछ चीज़ें लेना, बनानास, डेट्स वगैरह, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है आपके लिए। और फिर फूड एज अ गोइंग फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री, आपको हलाल फूड ढूंढना वहाँ पे वो एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो वो सारा आपका रोल पे प्ले करती है PGF, जो आपके साथ मैनेजर होते हैं, क्योंकि मैनेजर का काम होता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करें,
प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जितना प्लेयर स्ट्रेस फ्री रहेगा, जितना उसके लिए चीज़ें अवेल होंगी, तो उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगा टूर्नामेंट में। तो दिस वाज सम चैलेंजिंग फैक्टर्स दैट वी फेस्ड इन जापान 3 months ago. ऑलराइट, साथ आने वाले चैलेंजेस के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान के अफक पे नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहे हैं, दुनिया के अफक पर भी ऐसे ही छा जाइए और गोल्फ के मैदान में पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद कीजिए। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ साथ हबीब जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के गोल्फ के कैनवस पे। अभी हमें जी ब्रेक का टाइम हो गया, अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब हो गया है वक्त वेदर अपडेट्स का। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द और मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि क्वेटा समेत शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। अगर अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो कि टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्री तक, और स्काई जो है क्लियर रहेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी गर्मी आने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में बारिश का इम्कान है आज, और आज जो टेम्परेचर वहाँ पर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 1 और मैक्सिमम जाएगा 14 तक, और आप देख सकते हैं बादल जो है वो बरसने को तैयार। लेकर चलते हैं आपको मुल्तान। तो मुल्तान में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्री तक, और यहाँ पर पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में आज बादलों का राज रहेगा, और बादलों के राज के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10, मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक। उसके बाद बात करते हैं शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की। तो इस्लामाबाद में सर्द हवाओं का आज राज बरकरार रहेगा, जबकि दर्जे हरारत जो है वो होगा 11 मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक, और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। जबकि पेशावर में जो आज मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 10 और मैक्सिमम जाएगा 20, और यहाँ पर भी बादल बने रहेंगे। फैसलाबाद की बात करते हैं। तो फैसलाबाद में मौसम आज खुशगवार रहने का इम्कान, जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है जनाब 11 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। उसके बाद बात करेंगे DI खान की। मिनिमम दर्जे हरारत 10 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। उसके बाद गवादर में जाएगा मिनिमम 18, मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। उसके बाद बात करते हैं मरी की। मरी में आप देख सकते हैं कि बादल बरस रहे हैं, और मिनिमम टेम्परेचर होगा 5 और मैक्सिमम जाएगा 8। उसके बाद मुजफ्फराबाद की बात करें तो मुजफ्फराबाद में भी बारिश का इम्कान, मिनिमम 7, मैक्सिमम जाएगा 16। उसके बाद बात करते हैं कलाम की। तो वहाँ पर बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है, जो उसका मैक्सिमम होगा वो होगा मिनिमम जाएगा -8 और मैक्सिमम जाएगा -3। और आखिर में बात करेंगे हम स्कर्दू की। तो स्कर्दू में वहाँ पर जो मिनिमम है टेम्परेचर वो है -7, और वहाँ पर भी बादल जो हैं वो बने रहेंगे और बर्फ़बारी जो है वो होती रहेगी। और जनाब ये था आज का वेदर अपडेट्स। पूरे मुल्क के जो मौसम के हालात हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब प्रोग्राम के आगे बढ़ते हैं, क्या देखने जा रहे हैं प्रोग्राम में। तो फैसल, ओवर टू यू। आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात करवाएंगे आज एक ऐसे वालिद और बेटी से कि जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और हमारे लिए ऐसे पेरेंट्स बहुत ही काबिल फ़ख्र हैं जो अपनी बच्चियों को इस तरह आगे लेकर आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज राबिया नूर, जिन्होंने अज़रबैजान में होने वाली MMA चैम्पियनशिप में टाइटल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उनके साथ उनके वालिद शकील साहब भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया, इतना एम्पावर किया कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल्स और कप्स और बेल्ट्स जीत रही हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। आज राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। और अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा अगर मैं ग्लिम्स दिखा सकूं, मुदस्सिर अगर हम दिखा सकें, ये जो इस वक्त ट्रॉफीज़ हैं मेरे सामने, ये देखें आप माशाल्लाह टेबल हमारा भरा हुआ है इस वक्त मेडल से, और अभी तो बहुत सारी लेके भी नहीं आई। अच्छा, लेके भी नहीं आई, मुझे पूरी श्योरिटी है। तो फिर आपने हमारा सेट भरना था यहाँ। हाँ बिल्कुल। अरे आप कुछ चीज़ें हैं जो घर पे छोड़ के आई थी कि सामान आप सेट नहीं, आप पूरा मुल्क भर दें मेडल से यार। राबिया, कैसा रहा आपका ये टूर और कैसे रही आपकी विक्ट्री? ये टूर तो मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि इस टूर में मैंने जो है वो अज़रबैजान से एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया।
हासिल किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मतलब मैंने काफ़ी सारी जो है वो चैम्पियनशिप खेली है, ऑल सिंध खेली है, ऑल पाकिस्तान, और मतलब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी थी नेशनल वगैरह सब खेली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चैम्पियनशिप में मैं गोल्ड हुई हूँ और 2-3 जगह पे ब्रॉन्ज भी हुई हूँ। तो मुझे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं है, क्योंकि बंदा गिरता है फिर उठता है फिर सीखता है। तो इसी तरह जो है वो मैंने सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी इस चीज़ पे फोकस किया, ट्रेनिंग की, और मतलब मैंने एक जज्बा, एक जुनून रखा कि आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरी हुई थी कज़ाकिस्तान में, तो मैंने वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी फैसिलिटीज़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्लेयर बाहर जाता है खेलने के लिए तो उसको सारी उसका टिकट भी होता है, उसकी होटलिंग भी होती है, उसकी मैनेजमेंट भी होती है, उसकी जो है वो ट्रेनिंग भी होती है। और हम जो है वो बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं, और मतलब हमारा जो क्लब है ऐसा है कि वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हमारे पास इतना सारा सामान नहीं है, क्योंकि हुकूमत सतह पे हमें कोई सपोर्ट है ही नहीं। अगर हुकूमत सतह पे हमें कोई सपोर्ट होती, हमें जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें मुहैया की जाती हैं, कुछ इस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ होती, तो मैं तब भी गोल्ड मेडल हासिल करती विदाउट फैसिलिटीज़ के। और मतलब टफ ट्रेनिंग तो मैंने की थी जो मेरे अंडर में था, तो अगर मतलब मज़ीद मुझे जो है वो फैसिलिटीज़ मुहैया होती तो मैं गोल्ड मेडल लाती, लेकिन अफसोस इस बात का कि जो है वो हमें सपोर्ट नहीं दी गई हुकूमत सतह पे और इसके अलावा बाकी तरीके से, तो इसलिए मैं ब्रॉन्ज हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है वो इस बार भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था, एक मतलब था कि भाई आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करना है। आपने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे जो है सेकंड राउंड में अपने फाइटर को नॉकआउट किया, काफ़ी ब्लडी फाइट हुई हमारी, और ये केस में भी थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गई, और वो भी जो है वो उसका तो मतलब नाक टूट गया था, और हमारा रिंग काफ़ी मतलब खून से भरा हुआ था। कि मतलब मेरी आप वीडियोस भी देख लेना, मेरा फेसबुक का भी पेज है, तो उस पे जो है मैं कहने का मकसद ये कि आप पाकिस्तान के लिए फ़ाइट लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए जो है वो अपना खून बहा रही हैं, आप जो मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, वैसे राबिया, कभी आपने हुक्म किया है, किसी नुमाइंदे से रब्ता किया है, या हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता किया गया है, कोई बीच में कोई बंदा, कोई कॉन्टैक्ट, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, पहले जब मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी तब भी मुझे हुकूमत सतह पे कोई कॉल नहीं आई, मतलब कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। और इस बार गोल्ड लाने के बावजूद, ये कोई पाकिस्तान लेवल की, कराची लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल का था एशियन चैम्पियनशिप, उसमें भी पाकिस्तान को मतलब प्रेजेंट करने के बावजूद, गोल्ड मेडल लाने के बावजूद कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई किसी नुमाइंदे ने कोई कॉल नहीं की। हालांकि कराची के मेयर मुर्तज़ा वाब अगर वो करना चाहें तो वो क्यों नहीं कर सकते, इसके अलावा स्पोर्ट मिनिस्टर है। पहुँचाएंगे। मैं वालिद साहब से आपके बारे में बात करना चाहूँगा। शकील साहब, एक तो ये फिज़िकल कांटेक्ट स्पोर्ट, ठीक है, जिसमें इंजरीज़ का भी ख़तरा रहता है, ये फिर पाकिस्तान कराची जैसे शहर में जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं उनका, और पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में इतना रुझान वालिदैन नहीं उसकी तरफ लेके जाते, तो आपने कैसे अपने जहन को बनाया इसकी तरफ कि आप अपनी साहबजादी को ऐसे मुश्किल स्पोर्ट्स में लेकर आएँ? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपकी बोल्ड ट्रांसमिशन का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया, प्लेटफार्म मुहैया किया कि जिस पे आके हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, सबसे जो इसको मेन जो जाता है इसका, वो मेरी बेटी को ही जाता है, राबिया को ही क्रेडिट, वो इस वजह से कि माशाल्लाह से इसके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था कि मैंने कुछ करना है। ठीक है जी। अच्छा, जब स्टार्टिंग में इसके स्कूल में एक टीम आई स्पोर्ट्स के हवाले से, तो उन्होंने जब इसको ज्वाइनिंग का कहा कि भाई हमने देखा है आपके अंदर एक जज्बा है, तो आप हमारे साथ इस फील्ड में आ जाओ, तो इससे आगे मुझे बताया, मैंने इसको मना किया कि बेटा ये लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़कों का काम है, आप छोड़ो इस फील्ड को, आप क्यों इस फील्ड में आ रही हैं। तो ये फिर मेरे वालिद साहब हैं, उनके पास चली गई कि दादा अबू देखें ये मुझे मना कर रहे हैं, मेरा एक जज्बा है, मैंने मतलब जाना है, आगे निकलना है, मेरी सिलेक्शन हो रही है। तो फिर वालिद साहब ने मुझे गाइड किया, बेटा अगर ये आगे निकलना चाहती है, इसका जुनून है, तो आप इसको मना ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये फिर जैसे जैसे इसने अपनी वो प्रैक्टिस शुरू की, और बहुत कम टाइम में जो इसके कोच हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर एक बात हम आपको बताएं, हमारे पास ऐसी बच्चियां भी हैं जो 4-5 साल से हमारे पास ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन हमने उनके अंदर वो चीज़ नहीं देखी है, वो जज्बा नहीं देखा है जो हमने इस बच्ची के अंदर देखा है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस बच्ची को सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह ये एक दिन इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे अंदर जज्बा हुआ कि यार ठीक है, बच्ची को सपोर्ट करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो इसने कराची में डीजी रेंजर हुआ था सिंध लेवल पे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जज्बा आया, और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट की अपनी बेटी को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो देने कि ये पाकिस्तान के लिए जो है एशियन गोल्ड मेडल, मतलब एशिया से लेके आई, ये पूरी एशिया की चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट बनी है।
ये बहुत बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। हमें ये बताइए कि कुछ ट्रेनिंग्स के लिए हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ट्रेनिंग कैसे करती हैं, कितनी ट्रेनिंग्स करती हैं? अच्छा, ट्रेनिंग के साथ साथ फिर खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी ट्रेनिंग्स होंगी आपकी। किस तरह की ट्रेनिंग्स कर रही हैं और कितना वक्त पढ़ाई पे देती हैं, कितना ट्रेनिंग्स को देती हैं? सुबह से तो बंदा उठता है, नमाज़ तो मस्ट है कि आपने नमाज़ पढ़नी, नमाज़ हुई तो सब कुछ है। पापा नमाज़ का करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं स्कूल जाती हूँ, मैट्रिक क्लास की हूँ, तो वहाँ पे अपना स्टडी करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर जो है वो कोचिंग वगैरह करती हूँ, फिर इसके बाद शाम को जो है वो मैं जाती हूँ क्लब में ट्रेनिंग करती हूँ। और हमारे पास मतलब कोई प्रॉपर जिम तो है नहीं, तो इसलिए जो है वो थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास सामान है, बैग वगैरह हैं, तो ग्लव्स वगैरह कलीम मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं और काफ़ी सख्त मेहनत करते हैं मेरे साथ। इसके अलावा डाइटिंग के हवाले से थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि फ़ाइट आ रही है तो आपने जो है, मैं 60 kg है तो आपने इतना kg वहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको अपना वेट कम करना है, तो वो खाने पीने के लिहाज से जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, डाइटिंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से जो है वो ज़्यादा फैटिंग वाली चीज़ें नहीं खानी होती। राबिया, इसमें आपने मैट्रिक में माशाल्लाह पढ़ती हैं, गलती से कभी स्कूल में किसी लड़की ने कुछ उल्टा मेरे भी ज़हन में यही सवाल आ रहा था, कभी उसका किया है आपने? वी डोंट प्रमोट बाई वायलेंस, लेकिन फिर भी सेल्फ डिफेंस तो सेल्फ डिफेंस है ना। कभी कभी तो हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहले तो मैंने सेल्फ डिफेंस का ही सोचा था, लेकिन इसके आगे जो है वो स्टार्ट हो गया, मेरी आगे की फ्यूचर स्टार्ट हो गया। खैर, इससे पहले स्कूल में थे कुछ बॉयज़ थे, मतलब लड़ाई झगड़े करते थे, तो अक्सर मेरा नाम आ जाता था बीच में, तो मैं उनको पकड़ के मारती थी। खैर, मुझे गुस्सा आता था और काफ़ी जब मैंने ये गेम ज्वाइन किए, तब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की 1-2 महीने सीखा मैंने, तो मैं खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी कि जो भी पंगा लेगा अब तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। लेकिन फिर जब मैंने इस चीज़ को सीखा, समझा, फिर मुझे बताया गया कि आपने जो है ये गुस्सा कंट्रोल रखना है, आपको सिखा रहे इसलिए नहीं है कि आप दूसरों पे इसको आजमाएं, आपको आजमाना तो आप रिंग में आजमाएं। फिर ये चीज़ जो है वो मुझे सिखाई गई, वरना मैं तो पहले बहुत मारती थी बच्चों को। आपने चैनलाइज की। भाई राबिया, आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं हम आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ को काम बाला तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत काम हो रहा है सिंध में, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस जैसे टैलेंट को हम ऐसे ज़ाया ना होने दें, इनको फुली सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राबिया। साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके वालिद का और आपके दादा का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। वही इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो ये हमारा टैलेंट, और इसी तरह राबिया के जो आज एशिया का गोल्ड मेडल लेके आई हैं, दुआ है हमारी कि वो वर्ल्ड का गोल्ड मेडल भी अपने नाम करें। ऐसा ही, अब वक्त जो है वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया और हमें जाना है, लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे। जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।